हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लिटरेचर क्वेस्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए तीसरा आपका प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जो कि आपके एलटी एंड लेक्चरर के एग्जाम के लिए है। एंड इसमें मैंने प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ इस प्रैक्टिस सेट में टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको आगे के वीडियोस में भी टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर नेक्स्ट टाइम से टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 30 क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपके जितने भी क्वेश्चन सही होंगे आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन से खुद से आपको आए थे और आपके क्वेश्चन सही थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियड? होमर ने लिखी थी इलियड एंड ओडिसी। तो इलियड का सेंट्रल थीम क्या था? ट्रोजन वॉर, द ग्लोरी ऑफ ग्रीक एम्पायर, तुर्क विक्ट्री, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो होमर की जो थीम थी, सेंट्रल थीम, वो थी आपकी ट्रोजन वॉर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द ट्रोजन वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बियोवुल्फ? बियोवुल्फ जो कि सबसे पुराना एपिक है हमारा इंग्लिश लिटरेचर का, उसके ऑथर कौन है? वर्जिल, होमर, डांटे, या फिर नन ऑफ दिस। तो अनफॉर्चुनेटली जो बियोवुल्फ के ऑथर हैं वो अननोन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। काफी बार यहाँ पे नन ऑफ दिस की जगह अननोन करके भी ऑप्शन आ जाता है, तो हमारा आंसर अननोन वहां पे होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम सौरभ? एक्चुअली ये SOHRAB। व्हाट इज द हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम सौरभ एंड रुस्तम? मैथ्यू आर्नोल्ड, टैगोर, राजा राव, या फिर अरविंद अधिका। तो सौरभ एंड रुस्तम आपकी पब्लिश हुई थी 1853 में, एंड उसके राइटर थे मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कलेक्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्रिजेस वॉज पब्लिश्ड? अ बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, माउंटेन इंटरवल, या फिर अ फादर रेंज। तो ये आपका पब्लिश हुआ था माउंटेन इंटरवल। माउंटेन इंटरवल का जो थर्ड कलेक्शन था उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ब्रिजेस जो है पब्लिश हुई थी, एंड ये पब्लिश हुई थी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom डज स्पेंसर डेडिकेट हिज फेरी क्वीन? तो फेरी क्वीन जो स्पेंसर की डेडिकेटेड थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वीन एलिजाबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेन नेम ऑफ एजी गार्डिनर? एजी गार्डिनर का पेन नेम क्या है? ओ हेनरी, बॉस, इलिया, या फिर अल्फा अल्फा ऑफ द प्लाउ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स बाय जॉर्ज मेरेडिथ? जॉर्ज मेरेडिथ ने एक सोनेट की सीरीज लिखी थी, कलेक्शन था, उसका टाइटल क्या है? हाउस ऑफ लाइफ, होली सोनेट्स, मॉडर्न लव, या फिर ट्रू लव। तो जॉर्ज मेरेडिथ ने जो कलेक्शन था इनका उसका नेम है मॉडर्न लव। सो द करेक्ट आंसर इज मॉडर्न लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम whom डिड फ्रांसिस बेकन ड्राइव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ऐसे? किससे लिया था उन्होंने कॉन्सेप्ट ऐसे का? थॉमस नैश से, सिडनी, जॉन लिली, या फिर मॉन्टेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय? ट्रेन टू पाकिस्तान एक बहुत ही बेहतरीन हमारी नॉवल है, किसने लिखी थी? खुशवंत सिंह, R.K. नारायण, M.R. आनंद, या फिर शशि देशपांडे। तो ये आपकी लिखी थी खुशवंत सिंह ने। ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम का वर्क है, ये क्या है? इज एन ऑटोबायोग्राफी, एनालिटिकल पोएम, अ लॉन्ग नैरेटिव, या फिर अ सोनेट। तो विंग्स ऑफ फायर is an autobiography written by APJ Abdul Kalam. The sonnet series entitled River Dudden Sonnets was written by? River Dudden Sonnets किसने लिखे थे? River Dudden Sonnets हमारे लिखे थे विलियम वर्ड्सवर्थ, the romantic poet. So the correct answer is option number D, Wordsworth. Who is the poet
हु हैज रिटन अ ओड टू हिमसेल्फ, अपने आप को ओड किसने लिखी थी? अब्राहम काउले, जॉन डन, बेन जॉनसन या फिर मिल्टन। तो बेन जॉनसन ने लिखी थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shelley, P.B. Shelley wrote a pastoral elegy in the death of Keats. Keats की डेथ पे P.B. Shelley ने एक एलिजी लिखी थी। What is द टाइटल? उसका टाइटल क्या था? लिसिडस, एंडेमियन, एडोनिस या फिर थायरसिस। लिसिडस तो हमारी जॉन मिल्टन की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एडोनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स आर जनरली देयर इन अ बैलेड स्टेंजा? बैलेड स्टेंजा में कितनी लाइन होती हैं? तो करेक्ट आंसर इज 4 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर रोजी इन हिज नोवेल? तो रोजी जो फेमस कैरेक्टर वो आर के नारायण की नोवेल में था, तो द करेक्ट आंसर इज आर के नारायण। और इनकी द गाइड जो नोवेल थी उसकी हीरोइन थी रोजी। Who has written an ode for Ben Jonson? बेन जॉनसन के लिए ओड किसने लिखी थी? अब्राहम काउले, रॉबर्ट हैरिक, जॉन डन या फिर मार्वल। सो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक written a ode for Ben Jonson. Next question, who among the following has written about the opium war? ओपियम वॉर के बारे में किसने लिखा था इन सब में से? अरविंद अधिका, राजा राव, शशि थरूर या फिर अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष ने अपनी नॉवल में लिखा था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ घोष। Frailty, thy name is woman. Who says this? Hamlet, Othello, sorry, OTHE होगा, ओथेलो, मैकबेथ या फिर जूलियस सीजर। तो करेक्ट आंसर इसका हेमलेट। हेमलेट में ही ये जो कोटेशन है ये थी, और ये कहीं भी हेमलेट ने थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले देयर इज अ कास्केड सीन? कास्केड सीन कौन से प्ले में था? शेक्सपियर के ही सारे प्ले हैं। तो जो कास्केड का सीन होता है वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में होता है, जब उसके सूटर्स आए होते हैं तब के सीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल ऑफ थॉमस हार्डे? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, डेस्परेट रेमेडीज, फार फ्रॉम द मैडन क्राउड या फिर अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। तो थॉमस हार्डे की फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल थी डेस्परेट रेमेडीज, published in 1871. So the correct answer is option number B, Desperate Remedies. Next question, The Prelude is the poetical autobiography of The Prelude, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की ही ऑटोबायोग्राफी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। Which type of novel is Daniel Defoe's Robinson Crusoe? डेनियल डेफो ने नोवेल लिखी थी रॉबिन्सन क्रूसो। ये क्या है? अ ट्रेवलॉग, अ पिकारेस्क्यू नोवेल, हिस्टोरिकल या फिर एलिगोरिकल नोवेल। तो रॉबिन्सन क्रूसो आपका एक ट्रेवलॉग है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अ ट्रेवलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज इलियट वॉज द पेन नेम ऑफ मैरी एन इवांस, क्लेरा रीफ, लारा इवांस या फिर नन ऑफ दीज। So the correct answer is Mary Ann Evans. Next question. The phrase religion of blood. Religion of blood एक phrase है, is associated with, किससे associated है? वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस या फिर E.M. फोस्टर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का एक फेमस कोट था, माई ग्रेट रिलीजन इज अ बिलीफ इन द ब्लड। तो इसीलिए जो ये फ्रेज है ये D.H. लॉरेंस से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्ले बाय हेरोल्ड पिंटर? हेरोल्ड पिंटर का फर्स्ट प्ले था द रूम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द रूम। Who said Shakespeare has only heroines and no heroes? तो शेक्सपियर के लिए कहा था रस्किन ने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड स्पेंसर द पोएट्स पोएट? स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा था चार्ल्स लैम्ब ने। तो इसमें जो ऑप्शन
डी है आपका चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिल्टन्स कॉमर्स? मिल्टन का कॉमर्स क्या है? जो वर्क है उनका कॉमर्स एक पोएटिक प्ले है, मास्क है, नैरेटिव पोएम है या फिर एलिजी है? तो कॉमर्स एक मास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरिज हैज रिटन पोएम द नाइटिंगेल। द नाइटिंगेल एक पोएम लिखी थी कॉलरिज ने, लेकिन वो खुद उस पोएम को क्या बोलते थे? नैरेटिव पोएम, कन्वर्सेशनल, अनकन्वेंशनल या फिर नन ऑफ दिस? तो नाइटिंगेल जो है उनकी एक कन्वर्सेशन पोएम थी। So the correct answer is option number B, conversation poem. Next question, which poem won Arnold the Oxford Prize? किस पोएम के लिए अर्नोल्ड को ऑक्सफोर्ड प्राइज मिला था? क्रोमवेल, अ साउदर्न नाइट, टू ऑफ फ्रेंड या फिर सौरभ एंड रुस्तम? तो उनको ऑक्सफोर्ड प्राइज मिला था आपका क्रोमवेल के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए, क्रोमवेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, D.H. लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ हिज नोवेल थॉट एडवेंचर। थॉट एडवेंचर कहा था D.H. लॉरेंस ने अपनी एक पोएम को। कंगारू उनकी एक वर्क था। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंगारू। चार्ल्स डिकेंस इज द नोवेलिस्ट ऑफ द? कौन सी एज के नोवेलिस्ट थे? एलिजाबेथन, विक्टोरियन, ऑगस्टन या फिर रोमांटिक एज? तो चार्ल्स डिकेंस थे हमारे आपके विक्टोरियन एज के novelist. So the correct answer is option number B, Victorian age. Next question, the protagonist of Great Expectation. Great Expectation के protagonist का नाम होता है पिप। फिलिप इसका पूरा नाम है। एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आपकी पब्लिश कब हुई थी? 1861 में पब्लिश हुई थी। तो करेक्ट आंसर, प्रोटैगनिस्ट जो है इसके पिप है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पिप, या फिर फिलिप करके भी ऑप्शन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसेक्स इज अ फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय? तो वेसेक्स जो है वो हमारा थॉमस हार्डी का ही है, इसलिए इनको वेसेक्स रीजन के लिए भी जाना जाता है। रीजनल नॉवलिस्ट भी थॉमस हार्डी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज जोसेफ एडिसन बॉर्न? 1674, 72, 75 या 1573? So Joseph Addison was born in 1672. The correct answer is option number B. Next question, Robert Frost was born in the year? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपके 1874 इनका जो बर्थ ईयर है। So the correct answer is option number B. Who wrote The Sound and the Fury? हेमिंगवे, फॉकनर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर वॉल्ट विटमैन? So it was written by William J. Faulkner. So correct answer is option number B, Faulkner. Next question, who said I regarded untouchability as the greatest blot on Hinduism? ये बखा ने कहा था। ये जो लाइन है अनटचेबल जो पोएम अनटचेबल जो नोवेल है मुल्कराज आनंद की, उससे ली है। बखा, महात्मा गांधी, लाखा या फिर E.M. फॉस्टर? तो ये आपका कहा था महात्मा गांधी ने, जो महात्मा गांधी की स्पीच इंक्लूडेड थी उस नोवेल में, वहां पे उन्होंने ये बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? तो कमला दास ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका टाइटल है माई स्टोरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माई स्टोरी। एंड ये इन्होंने आई थिंक मलयालम लैंग्वेज में भी लिखी थी, और तब मलयालम लैंग्वेज में जो इसका टाइटल था वो था एंटे कथा, ENTE, एंड वो पब्लिश हुई थी आपका 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न? वर्ड्सवर्थ का बर्थ प्लेस पूछा है। तो कॉकरमाउथ इंग्लैंड जो है इनका बर्थ प्लेस है। कंफ्यूज करने के लिए बड़े कंफ्यूजिंग से ऑप्शन आपको दिए होंगे, बट द करेक्ट आंसर इज कॉकरमाउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी, refers to, तो लूसी पोएम्स क्या थी? अर्ली पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ, पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, इट कोलैबोरेशन विद कॉलरिज या फिर वर्ड्सवर्थ की ह्यूमरस पोएम? जो लूसी पोएम थी वो एक ग्रुप था वर्ड्सवर्थ की 5 पोएम्स का या 5 लिरिक्स का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोएम बाय कमला दास? कमला दास की कौन सी पोएम नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेजूरी इज नॉट द पोएम ऑफ कमला दास।
Next question. In which year Lyrical Ballads was published? Lyrical Ballads was the collaborative work of William Wordsworth and Coleridge, and Lyrical Ballads is also known as the Manifesto for Romantic Period, and it was published in 1798. And 1798 is the year when Romantic age was started in English literature. Who has written the famous novel Pickwick Papers? Pickwick Papers किसने लिखा था? थॉमस हार्डी, मुल्कराज आनंद या फिर चार्ल्स डिकेंस और जेन ऑस्टिन. तो पिकविक पेपर वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. सो द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डिकेंस. तो ये 45 क्वेश्चंस तो हमारे लिटरेचर के थे. इसके बाद के जो 25 क्वेश्चंस, आई थिंक 25 और 20 क्वेश्चंस मैंने ग्रामर के आप लोग के लिए आज इंक्लूड किए हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं ग्रामर की एक्सरसाइज. कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें ग्रामर के भी डाले, बिकॉज सिर्फ लिटरेचर ही नहीं आएगा हमारे एग्जाम्स में, ग्रामर भी आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर. तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हमें दिए हैं. ए, आर यू, सेकेंड लिव्ड अलोन, थर्ड और मैरिड, या फिर नो एरर. तो इसमें कहाँ पे एरर है? आर यू इज करेक्ट. तो इसमें एरर है आपका लिव्ड अलोन. तो लिव्ड अलोन की जगह यहाँ पे आपका लिविंग अलोन यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. तो अगर यहाँ पे लिविंग अलोन हो जाएगा तो ये आपका जो सेंटेंस है वो आर यू लिविंग अलोन और मैरिड या फिर नो एरर. तो एरर है यहाँ पे हमारे पार्ट बी में. यहाँ पे पास्ट की जगह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम पूछा है. द एंटोनिम ऑफ फैमिलियर इज. फैमिलियर का एंटोनिम विलोम शब्द क्या होगा? नोन, अनफैमिलियर, यहाँ पे इनफैमिलियर होगा सॉरी, या फिर अननोन. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनफैमिलियर. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोरस इज. कोरस क्या है? A brand of writing skills, group of singer in drama, group of beautiful actress या फिर none of these. So कोरस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स. जैसे हम स्कूल में भी होते हैं ना, कोरस गाते हैं एक साथ प्रेयर पे, सारे स्टेज में कुछ बच्चे गाते हैं एक साथ. तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा. सो द करेक्ट आंसर इज कोरस. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. स्पेलिंग काफी पूछी जाती है. तो वैक्सीनेशन की यहाँ पे है कि VA डबल से आप लोग देख लेना ये, या फिर ऑप्शन नंबर डी. तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है वैक्सीनेशन की वो है VACCINATION. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा किसी की भी स्पेलिंग आ सकती है, तो थोड़ा बहुत देख लेना आप, उनको पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंटोनिम ऑफ जेन्युइननेस. जेन्युइन का एंटोनिम क्या है? ब्यूटीफुल, अगली, ब्रेव या फिर स्प्यूरियस. So the correct answer is option number D. The antonym of genuine is spurious. Next question. What do you mean by a square meal? A square meal का क्या मीनिंग है? A full meal, unpleasant meal, yummy meal या फिर none of these. तो square meal का मतलब होता है a full meal. So the correct answer is option number A. A full meal. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फिल इन द ब्लैंक्स में. द डॉग इज वेरी फेथफुल डैश टू हिज ऑनर, टू, फॉर, ऑन या फिर नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू. द डॉग इज वेरी फेथफुल टू हिज ऑनर. तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये प्रैक्टिस आप लोग करती रहिएगा. ग्रामर की आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक के पीछे जो भी एक्सरसाइज दिए रहती हैं वहां पे प्रैक्टिस करने से ये एरर जो होते हैं हमारे धीरे धीरे कम होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. द अंडरलाइन वर्ड इज अ. ये जो अंडरलाइन वर्ड है वॉकिंग, ये क्या है? इज अ नाउन, एडवर्ब, जेरेंड या फिर पार्टिसिपल. तो वॉकिंग यहाँ पे हमारा एक्ट कर रहा है एज अ जेरेंड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जेरेंड. Next question. The correct synonym of vacant is empty, trip, occupied या फिर none of these. Vacant means खाली. तो जो करेक्ट आंसर है इसका empty है, क्योंकि यहाँ पे synonym पूछा है. ऑप्शन नंबर ए.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज प्राइड डैश वेल्थ, ऑन वेल्थ, फॉर हेल्थ, ऑफ हेल्थ या फिर इन हेल्थ। सो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फॉर, ही हैज प्राइड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द इडियम स्मेल अ रैट मीन्स? टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, टू टॉक बोस्टफुली, टू टॉक अनफेयरली या फिर टू डिस्करेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। The correct answer is option number A. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का एंटोनिम क्या होगा? स्लेवरी, फ्रीडम, डिपेंडेंट या फिर बॉन्डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 14 लाइन पोएम इज कॉल्ड। 14 लाइन्स की पोएम क्या होती है? वो होती है आपका सोनेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोनेट। डिस्कवरी, इमोशन या फिर एवल। तो हेमार्शिया इज अ काइंड ऑफ पेटल रो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोइंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। शोइंग रिस्पेक्ट बेस्ट कौन से वर्ड से इंडिकेट होगा? रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टिव या फिर रिसेप्शन। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है जिससे बेस्ट आप किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हैं वो होगा आपका रेस्पेक्टिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रेस्पेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फेनोमेना इज कॉल्ड। ओशनोग्राफी, आर्कियोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर ब्यूरोक्रेसी। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होमोनिम इज। होमोनिम क्या है? अपोजिट वर्ड है या फिर सिमिलर वर्ड है मीनिंग और स्पेलिंग में, या फिर ऐसे वर्ड हैं जो सिमिलर साउंड में तो हैं बट डिफरेंट इन मीनिंग, या फिर जो साउंड में डिफरेंट है लेकिन उनका मीनिंग जो है सेम है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। यानी ऐसे शब्द जो सुनने में तो सेम है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल बो, BOW, बो। बो क्या है आपका? बो एक वेपन भी है, या फिर जो शिप होती है ना, शिप का जो फ्रंट होता है उसको भी हम बो ही बोलते हैं। तो होमोनिम इज सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड ईगोइस्ट, ईगोटिड, इंट्रोवर्ट या फिर मिसएंट्रोप। द करेक्ट आंसर इज मिसएंट्रोप। One who hates mankind is called a misanthrope. Oh, next question. A good judge never search dash the conclusions to the conclusion, at the conclusion, on the conclusion या फिर for the conclusion. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फॉर। अ गुड जज नेवर सर्च फॉर द conclusions. नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with suitable adjective. एडजेक्टिव का यूज करना है। द बुक कंटेन्स मैनी डैश कोटेशंस, मैरिटल कोटेशन, एम्बिशियस कोटेशन, बाइबिकल या फिर फॉर्मल। तो यहाँ पे जो करेक्ट एडजेक्टिव होगा वो हमारा बाइबिकल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट? ऑन द अलर्ट मीन्स रेडी टू एक्ट, डिपेंड ऑन पुलिस, डिपेंड ऑन अदर या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए मीनिंग से ही पता लग रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेडी टू एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है इसमें? मेटाफर, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन या फिर एपोस्ट्रोफ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो है एपोस्ट्रोफ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, option number C, to win fame. Next question, how many lines are there in a Spencerian stanza? Spencerian stanza में कितनी लाइन्स होती हैं? 6, 7, 9 या फिर 8। So the correct answer is option number D, 8 lines. तो ये 70 क्वेश्चंस थे हमारे, जिस तरीके से आपके एलटी के एग्जाम्स में आने हैं। कुछ 45 क्वेश्चंस मैंने लिटरेचर के इसमें इंक्लूड किए थे एंड 25 क्वेश्चंस मैंने ग्रामर के इंक्लूड किए थे। तो अब इसके बाद मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस लगभग टीचिंग एप्टीट्यूड के आज आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो चलिए देखते हैं उनको। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 71,
शिक्षण कौशलों का अर्थ है, शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखे हैं, आपके एग्जाम्स में हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में ये आएगा, दोनों मीडियम में। तो शिक्षण कौशल क्या है? अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं, शिक्षण क्रियाएं हैं, शिक्षण व्यवहार है या फिर सभी है। तो शिक्षण कौशल हमारे ये सभी होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम यानी कि लर्निंग का शिक्षा में क्या योगदान है? व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या फिर उपयुक्त सभी में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यवहार परिवर्तन, क्योंकि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारे बिहेवियर में चेंज होता है, एजुकेशन के थ्रू ही होता है। तो एजुकेशन का शिक्षा में योगदान होगा वो होगा व्यवहार परिवर्तन में। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रकृति है, इवेल्युएशन, मूल्यांकन की प्रकृति, नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इवेल्युएशन? गुणात्मक है, मात्रात्मक है, दोनों है या फिर दोनों में से कोई नहीं है? तो मूल्यांकन जो हमारा होता है गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि के जन्मदाता हैं? फ्रोबेल, अरिस्तु, प्लेटो या फिर ब्रेकन? तो आगमन जो हमारा मेथड है वो दिया था ब्रेकन ने। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के स्तर हैं स्मृति, बोध, चिंतन या फिर सभी? तो हम सबको पता है कि शिक्षण के हमारे 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का एक टीचर का मानसिक स्वास्थ्य किसके लिए उपयोगी है? खुद के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए या फिर सभी के लिए? तो मानसिक स्वास्थ्य तो सभी के लिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। देखिए एक ट्रिक देती हूँ आपको। कोई भी पेडागोजी के या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड की कोई भी क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने से पहले एक बार किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ के कोई भी ऑप्शन कभी भी टिक मत करना। क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना, क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं ना, देखिए अगर इसमें सिर्फ होता अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है तो हम संचार के साधन कुछ भी हम कर सकते हैं। कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्तिगत कारक, फोकस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका व्यक्तिगत कारक में। पर्सनल रीजंस क्या है आपके अधिगम को प्रभावित करने के? संचार के साधन है, समवयस्क समूह यानी कि जो पीयर ग्रुप है वो, अध्यापक, टीचर है, परिपक्वता व आयु है, आपकी एज है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु, क्योंकि आपका पर्सनल रीजन है। अध्यापक आपका पर्सनल रीजन नहीं हो सकता, समवयस्क समूह भी नहीं, संचार के साधन भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाम पट ब्लैक बोर्ड को शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग एड्स के किस समूह में उपयोग किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम सबको पता है कि जो ब्लैक बोर्ड है उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, मोटिवेशन कैसे देता है? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या फिर कक्षा में भाषण देकर? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सही मार्गदर्शन कराकर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसका बहुत ज्यादा रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट और उसके सही डेवलपमेंट में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि आधारित शिक्षण, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है वो डैश पर बल देता है, किस पर बल देता है? अनुशासित कक्षा पर, सुनिश्चित समय अवधि में गतिविधि को पूरा करने पर, सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी में या फिर गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेने में। तो एक चीज और है, पेडागोजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर उसमें कोई ऑप्शन है कि सभी बच्चों द्वारा भाग लेने में, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने में, सभी बच्चों के हित के लिए, तो 110% वो क्वेश्चन सही होगा। और कहीं पर ऑप्शन होगा कि बच्चे को अलग बैठाकर, बच्चे को अलग कार्य देकर, तो वो क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। क्योंकि हम कभी भी टीचिंग लर्निंग जो हमारा
प्रोसेस है उसमें बच्चे को क्लास से अलग नहीं कर सकते, उनमें सारे बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमने चलना होता है। तो जो सही आंसर होते हैं वो अधिकतर वही आंसर सही होते हैं जिसमें सारे बच्चों की भागीदारी की बात की जाती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी कि पेडागोजी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जाएं। अगर आपको ठीक लगा, आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हो सकता है, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आगे भी इस तरह की एक्सरसाइज लेके आऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट।